बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी पास पेपर कैपिटल गेन के पास पेपर्स कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। ऑटम 23 में ये क्वेश्चन आया था कि मासूम इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस दैट इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। ही सोल्ड एन एंटीक टेबल फॉर 1 million. The table has been gifted to him by his father back in 2001. Its fair market value at the time of gift is 2.2 million. His father originally purchased the table is for 0.5 million. Under the provision of the Income Tax Ordinance 2001 and the rules made thereunder, discuss the tax treatment of the above transaction for Masoom. तो भाई वो कहता है टेबल की स्टोरी बताएं। ये एंटीक है। जैसे ही एंटीक का लफ्ज आया ना आपके दिन में आना चाहिए भाई ये कैपिटल एसेट है। बेच दिया कितने का? 1 million। एंटीक आपने 1 million का बेचा और इसकी फेयर मार्केट 2.2 million थी, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट लेनी होती है। हमने ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 0.5। कितने का गेन आ गया? 0.5 million का गेन। यदि कैपिटल एसेट है, डिस्पोजल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है, अदर अदर गेन है या लॉस है? गेन है। ये टैक्सेबल होगा अंडर NTR। अच्छा, आपकी बुक में उसने 2.2 मिलियन को कॉस्ट लिया हुआ है, बट उसी ये आई कैप का सोल्यूशन इस तरह से था, हमने भी इसलिए इसको वैसे ही प्लेस कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि अगर इसकी कॉस्ट 2.2 मिलियन होती तो सेल प्रोसीड थी 1 मिलियन, कॉस्ट 2.2 मिलियन लें उल्टा लॉस आ जाएगा 1.2 मिलियन। सर जी कैपिटल एसेट है, डिस्पोजल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अदर, ये अदर है, गेन है या लॉस है? तो ये लॉस है। ये वाला जो लॉस है ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं हमारा आंसर यही है जो हम पहले कर चुके हैं। 0.5 मिलियन एनटीआर के तौर पे टैक्सेबल होगा। अगर 2.2 मिलियन कॉस्ट लेते तो 1.2 मिलियन का लॉस आता जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होता। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि आपने हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है। आई कैप के सोल्यूशन में उसने ये वाली कॉस्ट ली है, मगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर वो आपको क्या कहते हैं सवाल दे और उस वो आपको सवाल पूछे तो आपका यही आंसर होगा जो मैंने ओरिजिनली कराया। और उसने ये कहा है कि अगर, और आई कैप के सोल्यूशन में भी उसने लिखा हुआ है कि जिसने 0.5 कॉस्ट दिया उसका आंसर भी ठीक है। सर दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी किताब में है। स्प्रिंग 2024 का सवाल था, कैपिटल गेन से रिलेटेड। इस सवाल को करते हैं। इशफाक इज अ रेजिडेंट फाइलर हु हैज मेड द फॉलोइंग डिस्पोजल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024। 15 नवंबर 2023 को इसने बेंगलोर बेच दिया जो कि कराची में लोकेटेड था 51 मिलियन का, जो कि परचेज किया गया था 46 मिलियन का। The value determined by FBR at the time of sale and purchase was 48 million और 44 million। अब जो वैल्यू डिटरमिन की है FBR ने, वो वाली वैल्यू अगर हम देखें तो वो 48 मिलियन और 44 मिलियन बनती है, जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है दैट इज 51 मिलियन और 46 मिलियन। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि हम उसकी
यहाँ पर एक पॉइंट था, हम करेंगे क्या भाई, यहाँ पर एक पॉइंट है काम का। अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है तो वो लीजिए, अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू नहीं डिटरमिन कर पाए तो फिर एफबीआर की वैल्यू लेंगे ना। सर फेयर मार्केट वैल्यू हमारे पास है, सेल प्रोसीड है 51 और परचेज किया था 46 का, गेन कितने का है 5 मिलियन का, तो सर ये गेन लिया जाएगा। अब स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, यस। स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल है, यस। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर, सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गेन है या लॉस है, सर ये गेन है, तो ये सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा। आप होल्डिंग पीरियड देखेंगे, 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 था, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2023, ये 4 साल से ज्यादा है और 5 साल से कम है। देखें 19 था, 20, 21, 22, 23, 4 साल से ज्यादा है और 5 साल से कम है। अब आपने होल्डिंग पीरियड निकाल लिया बिटवीन 4 to 5 years और इसके मुताबिक इसका रेट निकालेंगे और फिर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। जी भाई देखिएगा पेज पर, इसका रेट क्या निकलता है भाई, 4 to 5 ईयर्स का क्या रेट निकल रहा है। जी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है जी, बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेंगलोर है, तो ये 0% है, तो टैक्स कितना लगेगा 0। दिस इज सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। अब जरा चल रहा हूं मैं दूसरे पार्ट की तरफ। He gifted his son collection having a fair market value of 2.2 million to his friend. He gifted his coin collection जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2.2 मिलियन थी अपने दोस्त को। He had acquired the collection over the year at a cost of 0.3 million. भाईजान आपने गिफ्ट किया है अपने फ्रेंड को 2.2 मिलियन का, जब यानी आपने गिफ्ट कर दिया, फेयर मार्केट वैल्यू सेल तो फिर व्हिचएवर इज हायर, आपने 2.2 मिलियन दिया और उसमें से लेस क्या कर देंगे, 0.3 जो कॉस्ट है वो लेस कर देंगे। क्या बना, 2.2 में से 0.3 लेस कर दें तो 1.9। तो भाई ये 1.9 मिलियन है और ये गेन आया है और ये टैक्सेबल होगा। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, डिस्पोजल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है, अदर, अदर गेन या लॉस, गेन है, तो ये गेन है तो ये एनपीआर के तौर पे टैक्स होगा। He sold several pieces of antique furniture for a lump sum amount of rupees 35 million. The details of the furniture items sold are given below. जी भाईजान ये फर्नीचर है, एंटीक ड्रेसर है, एंटीक वॉज है और एंटीक क्लॉक है। परचेज प्राइस भी दी हुई है भैया, परचेज की स्पेलिंग गलत है, इसको जरा ठीक कर दीजिएगा, और फेयर मार्केट वैल्यू भी दी। इसने सेल कर दिया है 35 मिलियन का इकट्ठा। अब जब इसने सेल कर दिया है 35 मिलियन का, तो अब मसला सिर्फ ये है कि परचेज प्राइस, परचेज क्या लेंगे, एंटीक ड्रेसर, एंटीक वॉज और एंटीक क्लॉक। इसकी सेल प्राइस तो उसने बता दी, तो परचेज क्या लेंगे। आप ये देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू इस वक्त 15.9 और 25 है। अब इसको इसके इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी है सर 35। अब मेरे पॉइंट समझना, ये 35 है। अब आपको पता होना चाहिए, एक सवाल पहले मैंने आपको करवाया पास पे, तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ये सिखाया था कि अपोर्शन कर लेते हैं बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू। अब हम करेंगे ये कि 15, अच्छा जरा इसको टोटल कीजिएगा, 15 और 25, ये 40 और 40.9। असल में अब हम अपोर्शन करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 40.9 मल्टीप्लाई बाय 35। जरा बताइएगा क्या आंसर आना।
15 डिवाइडेड बाय 40.9 मल्टीप्लाई बाय 35 जी 12.84 कर देता हूँ जी। आगे 0.9 डिवाइडेड बाय 40.9 इंटू 35 0.77। अगला 25 डिवाइडेड बाय 40.9 मल्टीप्लाई बाय 35 जी 21.39। अच्छा जनाब, ये आपके सामने मैंने कंसिडरेशन रिसीव जो थी, जो 35 मिलियन थी, उसको तकसीम करके हिसाब लगा लिया। अब आपको पता होना चाहिए, आपने रूल क्या पढ़ा हुआ है, फेयर मार्केट या कंसिडरेशन रिसीव जो हायर होता है वो लेते हैं। केस नंबर 1 एंटीक ड्रेसर के केस में हम क्या लेंगे 15 फेयर मार्केट वैल्यू, जबकि दूसरे केस में कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा 0.9 और 0.77 0.9 लेंगे। और केस नंबर 3 में क्या कंसिडरेशन लिया जाएगा 25 या 21.39, इसको 25। तो ये होगी जनाब आपकी एक्चुअल में कंसिडरेशन, और इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी 8 कॉस्ट थी, तो कितने का गेन आ गया 7 का। 0.9 और कॉस्ट कितनी थी 1.2, इसका तो उल्टा क्या आ गया लॉस आ गया 0.3 का, और इसके साथ क्या लिखेंगे नॉट एडजस्टेबल। और एक 25 की सेल प्रोसीड ली है और कॉस्ट कितनी थी 20, कितने का गेन आ गया 5 का गेन आ गया। तो भाई टोटल टैक्सेबल गेन कितना आया 12 का, और लॉस जो आया ये नॉट एडजस्टेबल आया। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना था। ये 1 2 3 ये तीनों मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आ गया an executive table which Ishfaq used at his residence was moved to his office for office use and incurred transportation cost of 10,000 in this regard. फेयर मार्केट वैल्यू थी 75, इशफाक ने परचेज की थी 90 के। सर जी ये सिंपल फर्नीचर है, ये सिंपल फर्नीचर है, ये पर्सनल मूवेबल एसेट है, तो ये डेप्रिशिएबल पर्सनल मूवेबल एसेट है, तो ये कैपिटल एसेट है ही नहीं, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो कहता है कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्ज टू टैक्स। मैंने हर केस अलग-अलग बताया कि अंडर द हेड कैपिटल गेन कितना आएगा, और ये भी बताया कि इग्नोर क्यों हो रहा है। जैसे केस नंबर 4 में बताया कि इग्नोर इसलिए करें क्योंकि कैपिटल एसेट है। लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इशफाक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन रिलेशन टू कैपिटल गेन। वो कहता है वो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट करें जो इशफाक व्हिच इशफाक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन रिलेशन टू कैपिटल गेन। इसके साथ इस सवाल के जवाब के साथ रेफर कर दीजिए चैप्टर नंबर 15 को। ये जब चैप्टर 15 करेंगे तब आपको पता चलेगा कैपिटल गेन के हवाले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपने पास महफूज रखने होते हैं। सर जी क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। पास पेपर का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसने सेक्शन 7E जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के वजह से डीम्ड इनकम होती है इसको बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया था, और ये बहुत पुराना सवाल नहीं है, स्प्रिंग 24 का सवाल है। अच्छा इसमें आपको वही रूल बताया था कि जिस बंदे के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी समझा जाएगा कि जैसे फेयर मार्केट वैल्यू के 5% उस इमूवेबल प्रॉपर्टी ने इनकम जनरेट की है, जिसका 20% उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा अब इसने यहाँ पर सवाल किया, इसने में फराज है फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंट टैक्स पेयर है, बेंगलोर कराची में था 60 मिलियन का, कराची में एक अपार्टमेंट भी है, उसका ऑफिस प्रेमिसेस भी है, ओपन प्लॉट भी है कराची में, और फिर मुल्तान में प्रॉपर्टी है, और फिर लाहौर में प्रॉपर्टी है, और फिर दुबई में प्रॉपर्टी है। काफी ज्यादा प्रॉपर्टियां एक बंदे के पास है, और वो ये कहता है कि जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से बताएं कि ये जो इसके पास अब मेंशन प्रॉपर्टीज हैं उसके हवाले से टोटल इनकम कितनी होगी। फिर वही बात है डीम्ड इनकम है, समझा जाएगा कि प्रॉपर्टी इनकम कमा रही है कितनी फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर। ठीक हो गया। ये उसके लिए लाजिम है जो रेजिडेंट है और वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो।
अच्छा, अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेंगलोर लोकेटेड इन कराची, बेंगलोर कराची में लोकेटेड है, जिस पर फराज जो है वो रेजिडेंट है। दूसरे नंबर पे अपार्टमेंट लोकेटेड इन कराची, अपार्टमेंट है जिसमें उसका बेटा रह रहा है। अब आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी जो है, अगर किसी के पास जो एक प्रॉपर्टी है वो तो एग्जेम्प्ट होती है, तो भाई उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। अब जाहिर बात है, एक जो है वो बेंगलोर है और एक अपार्टमेंट है, तो जो ज्यादा वैल्यू वाला होगा 60 मिलियन वाला, वो तो वैसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि उसके पास एक प्रॉपर्टी जो है वो तो एग्जेम्प्ट होती है, सबसे पहली बात है। तो बेंगलोर को फॉर एग्जांपल को एग्जाम्पल कर देते तो पर्सनल यूज करा। ऑफिस प्रेमिसेस लोकेटेड इन कराची, ये ऑफिस प्रेमिसेस में आपको पता होना चाहिए जो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ओपन प्लॉट लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया इन कराची, सर जी ये जो ओपन प्लॉट है ये इस पर रूल अप्लाई होगा। अपार्टमेंट है इस पर भी रूल अप्लाई। रूल क्या अप्लाई होना है, समझा जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू का 5%, फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर इनकम जनरेट हो रही है। तो 20 मिलियन का 5% कितना बना, 1। और 12 मिलियन का 5% कितना बना, मेरा ख्याल है 0.6 मिलियन। और ओपन प्लॉट इन मुल्तान है, दिस प्रॉपर्टी वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड विद होल्डिंग टैक्स। सर जी अगर विद होल्डिंग टैक्स पे कर, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस साल उसका विद होल्डिंग टैक्स पे किया तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सेप्शन में मैंने आपको पढ़ाया था सर, वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और यानी अगर आपका विद होल्डिंग टैक्स पे कर दिया है तो फिर ये 1% वाला रूल, 1% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या 5% इनकम वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ये इस वजह से अप्लाई नहीं होगा। शॉप लोकेटेड इन कमर्शियल एरिया ऑफ लाहौर, सर जी ना कोई किराएदार है और ये अनऑक्यूपाइड रही है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट 6 मिलियन का। सर जी किराएदार नहीं मिला तो भाई फेयर, तो फिर तो फेयर मार्केट रेंट रेलिवेंट ही नहीं रहता। अलबत्ता अगर ये खाली थे, इससे कोई इनकम नहीं कमा रहे, तो समझा जाएगा फेयर मार्केट के 5% के बराबर इनकम ली है और ये 5% बनेगा 80 का 5%, 4 मिलियन। बेंगलोर लोकेटेड इन दुबई, सर जी जितनी प्रॉपर्टियां पाकिस्तान है उस पर ये रूल लगना है। बेंगलोर जो दुबई में मौजूद है उस पर ये 5% वाला रूल नहीं लगना, वो तो उसने खुद ही बता दिया 13.5 मिलियन जनाब ये इनकम होगी। तो आपको यहाँ पर लिखना ये था कि कितनी इनकम होगी, तो भाई ये टोटल इनकम है, इसको टोटल कर दीजिए। उसने कहा था अगर अगर किसी प्रॉपर्टी को आपने एक्सक्लूड किया तो उसकी एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन भी दें। तो भाई यहाँ पर साथ के साथ मैंने आपको जस्टिफिकेशन बताई है। अच्छा जस्टिफिकेशन अगर फिर दोबारा से बताऊं तो कराची में जो बेंगलोर था उसको आपने कहा कि ये अपनी रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो जो एक प्रॉपर्टी होती है वो तो जो है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, उस पर ये वाला रूल नहीं लगता। हाँ जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर रूल लगेगा, तो वो 5% के बराबर में शामिल। ऑफिस पे एमसीज है, दफ्तर है, दफ्तर के लिए बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं। प्लॉट पर हमने कहा था रूल अप्लाई हो जाएगा। ओपन प्लॉट इन मुल्तान है, रूल अप्लाई हो जाएगा। शॉप लोकेटेड इन कमर्शियल एरिया ऑफ, अच्छा अब है असल में ये किराएदार नहीं मिला इसलिए खाली रही, तो समझा जाएगा बहरहाल प्रॉपर्टी है और उससे इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो समझा जाएगा कि ये इनकम जो है वो समझा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के 5% के बराबर इनकम जनरेट हो रही है, अगर उसको किराएदार नहीं मिला तब भी। और बेंगलोर जो दुबई में था ये एक्चुअल में। और ये एक बड़ी अहम बात है कि भाई अगर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो गया है, अगर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो गया है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा उस पर तो 18, अगर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो गया तो उस साल तो 5% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तो भाई इसको टोटल कर दीजिए, 31 और 4 35 और 6 1 36, 36 37 पॉइंट कुछ बनेगा मेरा ख्याल। अच्छा एक बात और है कि भाई जब आपने ये रेंट वसूल किया है, रेंट वसूल किया है ना, तो इसको आप असल में ले गए हो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप इसको लेके गए हो तो फिर उसका रिपेयर भी लेस करना पड़ेगा 20% के हिसाब।
सर पूरा रूल लगाए ना, जब आप उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके, तो मैं इसको ऐसे करूंगा 31.5 है और 31.5 का 20% निकालिए भाई, तो भाई 6.3 20% बनता है, ये लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना 25.2। तो ये जनाब यहाँ पर होगा, फिर 0.4 है, फिर 1 है, 25 और 5, 25.2 था, ये 30.2 हो गया, और ये 0.6 ऐड किया, तो आपकी टोटल इनकम जो बनेगी वो 30.8 बनेगी। और जो प्रॉपर्टीज एक्सक्लूड हुई है मैंने साथ साथ आपको वजह बताई है। सर जी ये 3 सवाल थे पिछली नजदीकी अटेम्प्ट के, मैंने ये भी करवा दिए। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि ये वीडियो देखना तब तक फायदेमंद नहीं है जब तक आप खुद इसको अटेम्प्ट ना करें। आपको सवाल डिस्कस करवाया, बताया, अब आपका टारगेट असल में ये है कि अब आप वीडियो खत्म होने के बाद कागज पेंसिल लें और खुद ये सवाल पूरे अटेम्प्ट करें जबानी, जहां पर प्रॉब्लम आए वहां पर वीडियो देखिएगा। सर अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू जी, अल्लाह।